वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट, एग्जाम में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और साथ ही आज हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का खूबसूरत सा लेक्चर। टॉपिक का नाम है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। तो सबसे पहले मास डिफेक्ट के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें एक रियल लाइफ की एग्जांपल को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, मान लो मेरे पास एक तराजू है। अब स्टूडेंट, इस तराजू के एक एंड पर हमने 3 बोर्ड मार्कर ले रखे हैं और वो बोर्ड मार्कर स्टूडेंट सेपरेट स्टेट के अंदर है। एक बोर्ड मार्कर ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया। अब दूसरे एंड पर इस तरह के बोर्ड मार्कर जो हैं वो हमने दूसरे एंड पर प्लेस कर रखे हैं। अब स्टूडेंट, जो बोर्ड मार्कर होंगे वो बाउंड स्टेट के अंदर होंगे तो इसी तरह के, लेकिन बाउंड स्टेट के अंदर होंगे। तो ये मैंने कर दिया बाउंड स्टेट। मैं लिख देता हूँ, ये है बाउंड स्टेट और ये है बच्चों सेपरेट स्टेट। तो बाउंड स्टेट का जो मास होगा वो इक्वल होगा सेपरेट स्टेट के मास से। ठीक है, मार्कर तो बच्चों सेम ही है तो लेवल बराबर नहीं होगा इस तराजू का, तो दोनों का मास सेम होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाउंड स्टेट का जो मास होगा वो सेम होगा सेपरेट स्टेट के मास से। ठीक है, तो ये थी रियल लाइफ की एग्जांपल। अब स्टूडेंट, न्यूक्लियर फिजिक्स के केस को डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स में ऐसा होता है या नहीं होता है। तो हम लेते हैं सबसे पहले एक एग्जांपल। वो एग्जांपल है हीलियम का एटम। अब हीलियम के एटम का जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो 4 होता है और एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है। तो मैं लिख देता हूँ एटॉमिक मास नंबर है वो है 4। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसे हम कहते हैं, एटॉमिक नंबर जो है, ठीक है, वो है 2। अब यहाँ से बच्चों मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो होंगे A-Z। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट 4 - 2, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2। तो स्टूडेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 2 है। प्रोटॉन भी 2 और न्यूट्रॉन भी 2। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो होंगे, ठीक है, टोटल पार्टिकल जो होंगे वो 4 होंगे। टोटल पार्टिकल, ठीक है, टोटल पार्टिकल इन हीलियम एटम वो होते हैं 4। मतलब तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ये है बच्चों प्रोटॉन, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आगे बच्चों 2 प्रोटॉन, ठीक है, और ये आगे स्टूडेंट 2 न्यूट्रॉन। अब स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, अब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को मैं सेपरेट स्टेट में लेता हूँ। ठीक है, वही तराजू है। अब स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, 2 प्रोटॉन को मैं नीले डॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये है सेपरेट स्टेट के अंदर पड़े हैं। अब 2 न्यूट्रॉन को मैं रेड से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये है सेपरेट स्टेट कंडीशन। मैं लिख देता हूँ सेपरेट स्टेट, हाँ नीले से ही लिख देता हूँ सेपरेट स्टेट, नीले से नहीं ब्लैक से लिख देता, रेड से लिख देता हूँ। तो ये आ गया है बच्चों सेपरेट स्टेट, सेपरेट स्टेट। ठीक है, अब स्टूडेंट इन्हीं पार्टिकल्स को कंबाइंड स्टेट में लेके आता हूँ या बाउंड स्टेट के अंदर लेके आता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ बाउंड स्टेट में, बाउंड स्टेट। ये थे सेपरेट, और इन्हीं पार्टिकल को जब बच्चों मैं कंबाइन करूंगा तो कंबाइन करने से
न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये 2 प्रोटॉन आ गए और 2 ये आ गए बच्चों न्यूट्रॉन। ठीक है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अब इस केस के अंदर मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स के केस के अंदर जो सेपरेट स्टेट के जो पार्टिकल का मास होगा इंडिविजुअल पार्टिकल का वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू बाउंडेड स्टेट के न्यूक्लियस से। मैंने ये कहा है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि सेपरेट स्टेट का जो इंडिविजुअल मास होगा वो स्टूडेंट ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू द बाउंडेड स्टेट ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये बच्चों प्रैक्टिकल से हमने प्रूव किया है कि सेपरेट स्टेट का जो मास है वो बाउंडेड स्टेट के न्यूक्लियस से कम है या ज़्यादा है? ज़्यादा है। सेपरेट स्टेट का ज़्यादा है, बाउंडेड स्टेट का कम है। ठीक हो गया बच्चों। अब जब स्टूडेंट वो जो मिसिंग मास होता है ना बाउंडेड स्टेट के अंदर जो मिसिंग मास है, तो उसी मिसिंग मास को ही हम कहते हैं मास डिफेक्ट। ठीक है, तो बच्चों ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, ये कभी भी गलत नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाउंड रिजल्ट्स ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कि बाउंड स्टेट का जो न्यूक्लियस है वो क्या है बच्चों? कम है। पलड़ा इसका क्या है? ऊपर है। इसका पलड़ा क्या है? नीचे है इसका। तो मैं लिखता बाउंड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन। ठीक है, बाउंड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन सेपरेट स्टेट ऑफ न्यूक्लियाई से। ठीक है, ये न्यूक्लियॉन्स भी लिख सकते हैं इंडिविजुअल पार्टिकल्स का। तो स्टूडेंट ये जो कम मासेस है, कम मास है, तो इसी कम मास को हम नाम देंगे मास डिफेक्ट का। अब स्टूडेंट न्यूक्लियस का जो मास है वो 4.0015 वो कम होगा। क्या होगा? वो कम होगा न्यूक्लियस इन बाउंड स्टेट में वो कम होगा 4.0318 सेपरेट स्टेट ऑफ न्यूक्लियस से। तो यहाँ देख सकते हैं गौर से, तो यहाँ पे गौर से देखो 0015 है और यहाँ 0318, तो मतलब ये है स्टूडेंट ये कम है ये ज़्यादा है, तो सेपरेट स्टेट का ज़्यादा हो गया। तो स्टूडेंट जो मिसिंग मास होगा ना, जो कम होगा मास, उसी मास को हम नाम देंगे मास डिफेक्ट का। इजी सी डेफिनेशन है बिल्कुल। द मास ऑफ न्यूक्लियाई इज ऑलवेज लेस देन द टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। मतलब ये है न्यूक्लियस का जो टोटल मास होगा, न्यूक्लियस का जो टोटल मास होगा वो कम होगा हमेशा इससे न्यूक्लियाई के मास से। दिस डिफरेंस इन मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। जो इन दोनों का जब मैं डिफरेंस लूँगा सेपरेट मास में से, जब मैं बाउंडेड स्टेट के मास को मैं माइनस करूँगा, जो मिसिंग मास आएगा उसी मिसिंग मास को मैं नाम दूंगा मास डिफेक्ट का, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एम से। अब इसका दूसरा नाम है इट इज मास डिफेक्ट इज आल्सो नाउन एज मास डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब है कमी, डिफेक्ट का मतलब ये होता है बच्चों कमी। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों ये तमाम बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। तो मैथमेटिकल फॉर्म में आप क्या करके आएंगे? मास डिफेक्ट इज इक्वल टू सबसे ज़्यादा कौन सा है? शाबाश, सेपरेट स्टेट में से, मास ऑफ सेपरेट स्टेट में से जब मैं माइनस करूँगा मास ऑफ बाउंड स्टेट में, ये ज़्यादा है और ये कम है, तो ज़्यादा में से बच्चों में जब मैं कम करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा मास डिफेक्ट। ठीक है, अब बच्चों मैथमेटिकल फॉर्म को डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पे बच्चों 4 पार्टिकल हैं, इन्हीं 4 पार्टिकल को मैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये आ गया प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो ये आ गया एक और प्रोटॉन, इसका जो मास होगा वो mp कहलाएगा, ये mp बनेगा। और ये आ गया मास ऑफ न्यूट्रॉन, समझा दूँ आगे आपको, मास ऑफ न्यूट्रॉन, और ये भी आ गया मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो स्टूडेंट इसको मैं लेता हूँ एम पी। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन, इंडिविजुअल मास ऑफ प्रोटॉन, और इसका बच्चों नाम देता हूँ इंडिविजुअल मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसको बच्चों मैं नाम दूंगा मास ऑफ न्यूट्रॉन।
ठीक है, सबस्क्रिप्ट में एन एन, ठीक है, और ये पी आ गया सबस्क्रिप्ट में और पी आ गया। तो ये तमाम के तमाम सेपरेट स्टेट के अंदर आ गए, इस फॉर्म में है, ये मैंने सेपरेट करके लिख दिया। अब इसका जो मास होगा ना स्टूडेंट, इसका जो मास होगा न्यूक्लियस का, तो वो कहलाएगा कैपिटल एम और स्मॉल एन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, तो मास डिफेक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एम से। तो आसान सी डेरिवेशन है, डेल्टा एम इज इक्वल टू मास ऑफ सेपरेट स्टेट। बच्चों सेपरेट स्टेट का जो मास है वो मैंने इधर करके लिखा है, तो सेपरेट स्टेट के मास ये आएंगे ना, हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल का जो मास है वो ये आएगा। तो मैं लिख देता हूँ एम पी प्लस एम पी प्लस एम एन, कैपिटल एन लिख दे, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा सबस्क्रिप्ट में, प्लस एम कैपिटल एन, बच्चों माइनस माइनस आ गया। अब मास ऑफ बाउंड स्टेट, तो बाउंड स्टेट के जो न्यूक्लियस का मास है वो हमने कैपिटल एम एन से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो यहाँ पे जस्ट आ जाएगा कैपिटल एम और एन। आगे हमने क्या करना है, ऐड अप करना है, बस यही काम है। तो बच्चों इसको हम ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करूँगा तो 2mp आ जाएगा, प्लस स्टूडेंट इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो 2mn आ जाएगा, और ये वैसे का वैसा आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन, तो 2 है बच्चों, 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो मास ऑफ प्रोटॉन होता है ना, तो उस 2 की जगह हम z लिख सकते हैं, ठीक है, 2 प्रोटॉन है ना, तो इस 2 की जगह हम z लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा बच्चों z, मास ऑफ प्रोटॉन इन हीलियम एटम, वो तो है, लेकिन इसकी जगह हम z लिख सकते हैं, ठीक हो गया, तो ये आ गया mp। अब इसकी जगह स्टूडेंट मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो n लिख सकते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन 2 है ना, इस 2 की जगह हम n लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा n, तो m n माइनस m n, ठीक है, कैपिटल M n। अब क्या करते हैं, जो आपके बुक के अकॉर्डिंग है, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है बच्चों, ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, और ये आ गया नंबर, ठीक है, न्यूट्रॉन। अब इस न्यूट्रॉन की जगह हम ये फार्मूला लिख सकते हैं बच्चों, न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू आ जाएगा A to Z। 2 का मतलब मैंने आपको समझाया था माइनस होता है, तो जो फार्मूला बनेगा ZMP प्लस इस n की जगह A to Z माइनस M, ये आ गया है बच्चों फार्मूला हमारे पास। तो मास डिफेक्ट का जो फार्मूला है वो आ गया है। तो अब मैं इसको कर देता हूँ डब्बे में बंद। अब स्टूडेंट मैं ये चेक करता हूँ कि हर एक इंडिविजुअल मास ने कितना अपना मास लॉस किया। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है स्टूडेंट पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन के अंदर यही आता है जो अभी मैंने बात की है। तो पैकिंग फ्रैक्शन की एग्जांपल को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ये एग्जांपल समझना होगी। मान लो स्टूडेंट ये एक हॉस्टल रूम है और इस हॉस्टल रूम का जो किराया है, ये टोटल रेंट है वो 1000 रुपीज़ है। अब इस रूम के अंदर 4 स्टूडेंट स्टे कर सकते हैं इजीली। तो जब स्टूडेंट इस रूम के अंदर 4 स्टूडेंट्स आएंगे, अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि हर एक स्टूडेंट पर जो किराया आएगा, जो रेंट आएगा, वो कितना आएगा। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम यही करते हैं रियल लाइफ के अंदर कि पर स्टूडेंट, ठीक है, रेंट पर स्टूडेंट, रेंट पर स्टूडेंट, तो वो होता है टोटल रेंट को जब मैं डिवाइड करूँगा, टोटल रेंट को जब मैं डिवाइड करूँगा नंबर ऑफ स्टूडेंट से, नंबर ऑफ स्टूडेंट से, तो पर स्टूडेंट, ठीक है, रेंट पर स्टूडेंट मतलब हर एक के हिस्से में कितना किराया आएगा स्टूडेंट्स के। तो ये आएगा स्टूडेंट रेंट पर स्टूडेंट, रेंट पर स्टूडेंट, तो वो होता है 1000 को जब मैं डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो आएगा 4, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 है ना, तो ये आएगा 250।
तो मतलब ये है हर एक स्टूडेंट के हिस्से में 250 रुपये आएंगे। ठीक है, हर एक जो स्टूडेंट है वो 250 रुपये इस रूम में रहने के लिए देगा। ठीक है, स्टे करने के लिए देगा। तो स्टूडेंट पैकिंग फ्रैक्शन भी कुछ इस तरह से होता है। तो पैकिंग फ्रैक्शन होता ये है कि हर एक न्यूक्लियस अपना कितना मास खोएगा। एक बार फिर सुन ले कि हर एक इंडिविजुअल न्यूक्लियाई अपना कितना मास होएगा, तो उसी को हम कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज मास डिफेक्ट। ठीक है, लॉसेस पर न्यूक्लियाई या पर न्यूक्लियॉन्स, दैट इज नाउन एज पैकिंग फ्रैक्शन। तो मैं लिख देता हूं मास डिफेक्ट। ठीक है, मास डिफेक्ट लॉसेस या न्यूक्लियॉन्स या पर न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, इसको हम पैकिंग फ्रैक्शन का नाम देंगे। ठीक है, लॉ पर न्यूक्लियन जो मास डिफेक्ट होगा उसको हम पैकिंग फ्रैक्शन का नाम देंगे। अब स्टूडेंट पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है, जब किसी मास डिफेक्ट को जब मैं इसी के न्यूक्लियस के एटॉमिक मास से स्टूडेंट जब मैं डिवाइड करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। मैंने क्या कहा है, मैंने ये कहा है जब स्टूडेंट मास डिफेक्ट को जब मैं एटॉमिक मास से डिवाइड करूंगा या पर न्यूक्लियस के एटॉमिक मास से जब मैं डिवाइड करूंगा तो स्टूडेंट दोनों तरफ मैं डिवाइड करूंगा। इस इक्वेशन को भी बच्चों मैं दोनों तरफ डिवाइड करूँ, इसको भी ए से और इसको भी ए से, तो ये आ जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला। तो जेड एम पी प्लस बच्चों ए माइनस जी एम, यहाँ पे लिख ले, मैं भूल गया था बेटा, एम एन। ठीक है, आपने नहीं भूलना, आपने नहीं भूलना एम एन। ठीक है, तो हम भूल जाते हैं, कोई मसला नहीं, आप भूलेंगे तो मसला बन जाएगा। तो एम एन माइनस कैपिटल एन डिवाइडेड बाय आ जाएगा ए। ठीक है सुन, अब इसका मतलब ये है कि हर एक जो मास है ना, वो मतलब हर एक जो न्यूक्लियाई है वो कितना मास होगा, तो उसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है। तो इसको कहते हैं बच्चों पैकिंग फ्रैक्शन। तो ये आ गया है पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला, और इसको करते हैं डब्बे में अच्छे से बंद। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ ये वाली बच्चों आपको एग्जाम्पल समझ आ गई होगी और इक्वेशन भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं इसके ग्राफ की तरफ। तो स्टूडेंट हमने एक्स एक्सिस पर एटॉमिक नंबर लेने हैं और वाई एक्सिस पर हमने पैकिंग फ्रैक्शन लेनी है। ठीक है, डेल्टा एम डिवाइडेड बाय ए। तो स्टूडेंट इन दोनों के बिटवीन में जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से आता है, और इसी ग्राफ में से 3 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनेंगे। पहला एमसीक्यूज वो बच्चे वो कुछ इस तरह से है कि इस ग्राफ के अंदर ना डिफरेंट एलिमेंट्स आएंगे और डिफरेंट एलिमेंट्स का ग्राफ है, ये तो हो गया। अब जो पहला एलिमेंट है इसका जो ठीक है पैकिंग फ्रैक्शन होगी, सॉरी पैकिंग फ्रैक्शन जो होगी हाइड्रोजन की जो पैकिंग फ्रैक्शन होगी वो अप्रोक्सीमेटली बच्चों 0 होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट आयरन की हम चेक करते हैं। तो आयरन की सब, अब यहाँ पे बच्चों नेगेटिव में वैल्यूज दे रखी हैं, तो नेगेटिव के अंदर जो वैल्यूज होंगी जितनी ज़्यादा इंक्रीज होती जाएंगी तो पैकिंग फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो उतनी ही कम होती जाएंगी। वैल्यूज जितनी ज़्यादा होती जाएंगी तो स्टूडेंट ये वैल्यू क्या है, ज़्यादा होती जा रही हैं, तो पैकिंग फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो कम होती जाएंगी। ठीक है, इस नेगेटिव के साइन को भी मैं बताता हूँ। मैंने ये कहा है कि आयरन की जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो सबसे कम है। तो पैकिंग फ्रैक्शन बच्चों आयरन की, ठीक है, आयरन की जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो है सबसे क्या है, शाबाश, कम है।
अब स्टूडेंट इसके रिलेटिव अगर हम देखना चाहें यहाँ पे यूरेनियम का, तो यूरेनियम की जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो आयरन के रिस्पेक्ट में वो ज़्यादा है। ठीक है, ये एमसीक्यूज हैं इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि ये नेगेटिव की वैल्यू क्यों आ रही है, यही क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन का आंसर ये है, जब स्टूडेंट न्यूक्लियस जो होगा बाउंड स्टेट के अंदर होगा तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होगी, पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो होगी बच्चों नेगेटिव में। ठीक है, और सेपरेट स्टेट के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होगी तो वो होगी पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए ये जो वैल्यूज हैं ये नेगेटिव के अंदर आई हैं। ठीक है बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है, वो ये है रिमेंबर पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। अब गौर से देखना आपने, आयरन की पैकिंग फ्रैक्शन है सबसे कम, आयरन की पैकिंग फ्रैक्शन है सबसे कम, तो इसकी स्टेबिलिटी जो होगी स्टूडेंट वो क्या होगी, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, इन तमाम एलिमेंट से जो मतलब स्टेबिलिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। आयरन की एक बार फिर सुने, आयरन की पैकिंग फ्रैक्शन है सबसे कम तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे यूरेनियम की पैकिंग फ्रैक्शन है ज़्यादा एज कंपेयर टू आयरन, तो आयरन से पैकिंग फ्रैक्शन है बच्चों ज़्यादा, तो इसकी जो स्टेबिलिटी होगी आयरन के रिस्पेक्ट में वो होगी कम। ठीक है, ये आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें स्टूडेंट इस एग्जांपल को अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर ये एग्जांपल आपको समझ आ गई तो बाइंडिंग एनर्जी भी समझ आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, वही पार्टिकल बच्चों हमने सेपरेट स्टेट के अंदर ले रखे हैं, हीलियम के पार्टिकल सेपरेट स्टेट के अंदर हैं। जब इन सेपरेट स्टेट को मैं कंबाइंड स्टेट के अंदर लेके जाऊंगा या बाउंडेड स्टेट के अंदर लेके जाऊंगा तो वो हमारा न्यूक्लियस बनेगा। तो इस केस के अंदर मास जो होगा वो लॉस होगा। ठीक है, मास क्या होगा, मास लॉस होगा, जिसको हम कहते हैं बच्चों मास डिफेक्ट। ठीक है, तो ये जो मास है ये इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी क्या हो गया, लॉस होगा, या एनर्जी जो होगी रिलीज होगी, हम ये कह सकते हैं एनर्जी रिलीज। ठीक है स्टूडेंट, मास लॉस होगा जब सेपरेट स्टेट से बाउंड स्टेट में जाएंगे, तो उस वक्त हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल होगा वो अपने मास को इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी लॉस करेगा, तो इस केस के अंदर एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अब स्टूडेंट जब बाउंडेड स्टेट से सेपरेट स्टेट में हम जाएंगे तो यही जो रिलीज एनर्जी जो होगी हम दोबारा देंगे इस न्यूक्लियस को। ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, अब इसी एनर्जी को जब मैं बाउंड स्टेट के न्यूक्लियस को दूंगा तो ये दोबारा बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा सेपरेट स्टेट में। ठीक है, तो इस केस के अंदर जो एनर्जी होगी वो एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब। तो स्टूडेंट इसी एनर्जी को मतलब एनर्जी जो रिलीज हुई है और एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, तो इसी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, एक बार फिर सुने, सेपरेट स्टेट से ये जो पार्टिकल हैं बाउंड स्टेट में जाएंगे तो ये हर एक जो पार्टिकल अपना मास को खोएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, या हम कह सकते हैं एनर्जी रिलीज होगी, वही एनर्जी स्टूडेंट बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। ये हो गया। अब स्टूडेंट इसको हम रिवर्स पढ़ते हैं। अब दोबारा बाउंड स्टेट से सेपरेट स्टेट में जब हम कन्वर्ट करेंगे, ये जो एनर्जी रिलीज हुई है इतनी अमाउंट में एनर्जी जब हम इस न्यूक्लियस को देंगे तो ये जो न्यूक्लियस है ये कन्वर्ट हो जाएगा सेपरेट स्टेट में। ये जो एनर्जी होगी ये हमारी बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। तो डेफिनेशन मैंने दोनों लिख रखी है। पहली डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, द एनर्जी दैट होल्ड द न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। मतलब ये है कि
कि ये जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं स्टूडेंट, ये जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, ये न्यूक्लियॉन्स जब क्या करेंगे, शाबाश, ये जो न्यूक्लियॉन्स है अपने अंदर एनर्जी को क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। तो उसी होल्ड एनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। दूसरी डेफिनेशन इसका रिवर्स चलते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द न्यूक्लियस इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स एंड प्लेस एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। मतलब ये है, यही जो एनर्जी जब मैं इस बाउंड स्टेट के न्यूक्लियस को दूंगा तो ये जो न्यूक्लियॉन्स होंगे ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बच्चों सेपरेट फॉर्म में चले जाएंगे। तो वो जो एनर्जी होगी उसी एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी का नाम देंगे। अगर आगे भी आपको समझ नहीं आई, अब हम एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो स्टूडेंट ये है 4 स्टूडेंट्स, ठीक है, और ये जो 4 स्टूडेंट्स हैं मतलब इनको बुरी आदतें हैं। पहले को गाना सुनने की आदत है, दूसरे को पान खाने की आदत है, तीसरे को पबजी खेलने की आदत, चौथा जो स्टूडेंट है उसको लूडो खेलने की आदत है। जब स्टूडेंट ये हॉस्टल के अंदर जाएंगे, ठीक है, तो ये चले गए हॉस्टल, मतलब कंबाइंड फॉर्म के अंदर चले गए। अब ये जो चारों जो मतलब स्टूडेंट्स हैं इनको अपनी आदत मतलब जो अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी हर एक बंदे को। मतलब जो पान खाता था उसे पान नहीं खाना पड़ेगा, जो पबजी खेलता था वो नहीं खेलेगा, ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट ये तमाम स्टूडेंट जो हैं कंबाइंड फॉर्म के अंदर चले जाएंगे। अब ये जो एनर्जी जो होगी ना ये इनकी ज़ाया नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट। कंबाइंड फॉर्म के अंदर ये तमाम के तमाम जो पार्टिकल हैं या स्टूडेंट्स हैं ये चले गए। अब स्टूडेंट एक और स्टूडेंट शैतान होता है, वो क्या करता है, शैतान तो नहीं होता मतलब शरारती होता है। एक और स्टूडेंट जो होता है शरारती, वो उतनी अमाउंट में एनर्जी इन चारों को देगा। तो स्टूडेंट इन चारों को जैसे मिलती है मतलब चुगली करेगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, चुगली करेगा, ये तमाम के तमाम सेपरेट स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है। और वो तमाम के तमाम जो होंगे बच्चे वो पुरानी आदतों में चले जाएंगे। मतलब जो पुरानी आदतें हम उनमें दोबारा की दोबारा आ जाएगी, या खसलत जो पुरानी खसलतें थी वो उनमें आ जाएंगी। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। अब ये जो एनर्जी बच्चों रिलीज हुई है, अब इसी एनर्जी को बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन इक्वेशन, तो आइंस्टाइन इक्वेशन के मुताबिक E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन यहीं पर बच्चों मैं आपको देता हूँ। क्वेश्चन ये है, हमने रियल लाइफ के अंदर देखा कि बाउंड स्टेट का जो मास होता है वो सेपरेट स्टेट के मास के इक्वल आता है। तो क्वेश्चन ये है कि रियल लाइफ के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो होल्ड करेगा, बिल्कुल सर होल्ड करेगा, आंसर यही है। दूसरा क्वेश्चन ये है स्टूडेंट, क्या न्यूक्लियर फिजिक्स के केस के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे करेगा या नहीं करेगा। रियल लाइफ के अंदर हमने देखा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या एनर्जी होल्ड करेगा, लेकिन इस केस के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड करेगा या नहीं करेगा न्यूक्लियर फिजिक्स के केस में। तो स्टूडेंट इस केस के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब होगा कब, गौर से सुनना, क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। होगा कब, जब स्टूडेंट ये जो इस स्टेट के अंदर बाउंड स्टेट के अंदर जो मिसिंग मास है, अब उस मिसिंग मास को स्टूडेंट जब मैं स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के स्केल से मल्टीप्लाई करूंगा, वो जो एनर्जी आएगी, अब इस एनर्जी की वैल्यू जब मैं बाउंड स्टेट के मासेस में ऐड करूंगा तो उस वक्त लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे करेगा। जब स्टूडेंट ये जो एनर्जी की वैल्यू इसमें बाउंड स्टेट में पुट नहीं करूंगा तो उस वक्त लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे नहीं करेगा। तो ये है बच्चों कॉन्सेप्ट। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है जो आप पूछते हो मोस्टली बच्चे, सर जी मास को हम एनर्जी में ऐड कर सकते हैं या एनर्जी को हम मास में ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल बच्चों कर सकते हैं, ठीक है। आइंस्टाइन ने यही तो बताया था, एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम कहते हैं ना अक्सर एक ही सिक्के के दो रुख हैं, है तो सिक्का ही लेकिन उसके रुख दो हैं। एनर्जी और मास जो होते हैं वो एक ही शय होती है, एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ हम ये भी कहते हैं अक्सर कि एक ही पहलू के दो रुख होते हैं,
ठीक है। तो स्टूडेंट एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस डेल एम की वैल्यू को पुट करते हैं और फाइनल रिजल्ट की तरफ जाते हैं। तो E इज इक्वल टू डेल्टा एम जेड एम पी प्लस स्टूडेंट ए माइनस, इस डेल्टा एम की वैल्यू पुट कर रहा हूँ जस्ट ए माइनस जी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एम एन, ठीक है। अब चलते हैं माइनस मास ऑफ, शाबाश, मास ऑफ न्यूक्लियस, और इसको मैं कर देता हूँ बच्चों ब्रैकेट में बंद। स्टूडेंट इस सी को नहीं बोलना, तो सी का क्या आ जाएगा स्केयर। अब हम क्या करते हैं, ये तो आया स्टूडेंट बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला। अब हम कैलकुलेट करते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। तो हेडिंग डालोगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। मतलब एक एक इंडिविजुअल पार्टिकल या एक एक न्यूक्लियॉन्स कितनी एनर्जी को रिलीज करेगा या अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है बच्चों। तो इस केस के अंदर तो हमने देखा बच्चों रिलीज करेगा, ठीक है। तो आपने रिलीज वाला कंसेप्ट याद करना है, अब्जॉर्ब वाला नहीं, तो रिलीज करेगा। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स हम क्या करेंगे, इसी एनर्जी को जब मैं बच्चों जो इंडिविजुअल पार्टिकल का एटॉमिक मास नंबर होगा उससे मैं डिवाइड कर दूंगा, तो वो हमारे पास आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। मैंने ये कहा है इसी एनर्जी को जब मैं बच्चों, इस एनर्जी को जब मैं इंडिविजुअल पार्टिकल के एटॉमिक मास से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आ जाएगी। तो दोनों तरफ मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो जेड एम पी प्लस ए माइनस जी एम एन माइनस कैपिटल एन, और ये आ जाएगा बच्चों सी का स्क्वायर। तो डिवाइडेड बाय ए, तो ये आ गया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों ग्राफ की तरफ। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स और एटॉमिक नंबर के बिटवीन में जो ग्राफ आता है मुख्तलिफ एलिमेंट्स का, वो कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के बच्चों एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आता है। अब यहीं से बच्चों एमसीक्यूज बनेगा, वो ये बनेगा कि जो बाइंडिंग एनर्जी जो होती है सबसे ज़्यादा किसकी होती है। तो ये मैंने एक रेड रंग का डॉट लगा रखा है, ये एक एलिमेंट है। तो स्टूडेंट बाइंडिंग एनर्जी जो सबसे ज़्यादा होती है वो होती है आयरन की। आयरन जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हालत में पाया जाता है, स्टेबल फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है। तो इसके जो हर एक पार्टिकल की जो एनर्जी होगी वो क्या करेगा, मैक्सिमम रिलीज करेगा, ठीक है। दोबारा सुने, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स जो आयरन की होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। अब स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, अब मैं रीजन बनाता हूँ। तो रीजन बनाने के लिए मुझे एक परपेंडिकुलर लाइन डालनी पड़ेगी। तो ये मैंने डाल दी एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन। इसको समझते हैं डियर स्टूडेंट, इस रीजन के अंदर ना छोटे छोटे न्यूक्लियाई एग्जिस्ट करेंगे। पहले रीजन के अंदर, ये रीजन है बच्चों फर्स्ट, तो रीजन आ गया है फर्स्ट रीजन। अब ये जो रीजन है, ये जो रीजन आया है बच्चों, ये सेकंड रीजन आया है, सेकंड रीजन। अब स्टूडेंट होता ये है जो फर्स्ट रीजन के अंदर होते हैं वो छोटे छोटे न्यूक्लियाई होते हैं और वो अनस्टेबल हालत के अंदर पाए जाते हैं। अब वो अनस्टेबल हालत वाले जो न्यूक्लियाई होते हैं स्टूडेंट, वो फ्यूज्ड होकर या मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं। मैंने कहा है फर्स्ट रीजन के अंदर छोटे छोटे मतलब ड्यूट्रियम प्लस ड्यूट्रियम या फ्यूज्ड होकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाएगा, और वो बड़ा न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी को गेन करेगा, ठीक है। वो चाहेगा कि मैं आयरन जैसा बनूं। अब स्टूडेंट दूसरे रीजन के अंदर हैवी न्यूक्लियाई एग्जिस्ट करते हैं यूरेनियम की तरह। तो ये बड़ा जो न्यूक्लियाई होगा ये छोटे छोटे न्यूक्लियाई में बच्चों कन्वर्ट होगा,
ठीक है, छोटे छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा। तो स्टूडेंट ये जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं ये स्टेबिलिटी को गेन करना चाहेंगे, ठीक है। छोटे छोटे न्यूक्लियाई कन्वर्ट होते हैं बड़े न्यूक्लियाई में, और ये जो बड़ा न्यूक्लियाई है ये स्टेबिलिटी को गेन करेगा। ये है फर्स्ट रीजन के अंदर, और फर्स्ट रीजन के अंदर जो रिएक्शन होता है ना स्टूडेंट, ये याद रखिएगा। तो फर्स्ट रीजन के अंदर जो रिएक्शन होता है, मतलब छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं, वो होता है फ्यूजन रिएक्शन। क्या होता है? फ्यूजन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है ये बातें। अब बड़ा जो न्यूक्लियाई है वो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे बच्चों जो रिएक्शन होता है सेकंड रीजन के अंदर, यहाँ पे था फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थे बच्चों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आयरन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे एक और एमसीक्यूज बन सकता है कि आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी। तो मैं लिख लेता हूँ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस ऑफ Fe आयरन वो होती है इज 8.8, ठीक है बेटा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है बेटा। तो ये एमसीक्यूज बन सकता है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यूरेनियम जो कि यहाँ पे बच्चों एग्जिस्ट करेगा, तो यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ यूरेनियम इज, तो वो स्टूडेंट होगी 7.8 समथिंग, ठीक है, आपने अच्छे से देख लेना है। तो मैं लिख देता हूँ 7.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों थोड़ी सी चेंजिंग होगी वैल्यूज़ के अंदर, लेकिन होगी मेरे ख्याल से यही होगी आई थिंक। तो बाइंडिंग एनर्जी आयरन की बच्चों 8.8 है, जो कि सबसे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती किसी भी एलिमेंट के एटम की। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ यूरेनियम जो है वो 7.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बच्चों बोर्ड में आ चुके हैं आई थिंक। तो स्टूडेंट यहाँ तक बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक एक पॉइंट समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। लास्ट में हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे जो कि एमसीक्यूज के लिहाज से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट अब हम एक न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं जो कि बोर्ड के पेपर में आ चुका है। फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ हीलियम एटम। तो स्टूडेंट मास डिफेक्ट हीलियम का जो होता है वो 0.03044 होता है AMU के अंदर, ठीक है। अब 1 AMU होता है 1.6606 ×10⁻⁻27, ठीक है, ग्राम आएगा इधर। तो आप ये करेक्ट कर ले, केजी, सॉरी केजी आएगा, ग्राम भी नहीं आएगा, तो केजी आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसकी जगह बच्चों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। 1 U है ना, तो इस 1 U की जगह हमने क्या की, ये वैल्यूज़ एज इट इज़ आ गई, इस 1 U की जगह हमने ये वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब जो मास डिफेक्ट इन किलोग्राम आएगा तो वो आएगा 5.03 10⁻⁻29 kg के अंदर आएगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट में हम जानते हैं एज वी नो दैट E इज इक्वल टू mc², आइंस्टाइन के मुताबिक। तो मास डिफेक्ट की वैल्यू बच्चों ये आई है, यहाँ पर पुट कर देंगे, और स्पीड ऑफ लाइट यहाँ, और उसका स्केयर लेंगे, ये स्केयर मत भूलिएगा, तो बच्चे स्केयर भूल जाते हैं। तो E इज इक्वल टू 4.5 10⁻⁻12 जाउल, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जाउल होता है, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ये जो जाउल में आई है वैल्यू, इसको हम बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसी वैल्यू को मैं डिवाइड कर दूंगा 1.66 10⁻⁻19 जाउल इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब स्टूडेंट मैं इसको डिवाइड करूंगा एक वैल्यू आएगी, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, मतलब उस वैल्यू को हम कन्वर्ट करेंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, तो मैंने वैल्यूज बच्चों डायरेक्ट लिखी है, ठीक है।
तो पहले वाली जो वैल्यू आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, तो उसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू को मैं कन्वर्ट कर दूंगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो आएगी 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अब स्टूडेंट हमने कैलकुलेट करनी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और हीलियम का पर न्यूक्लियन जो होता है एटॉमिक मास नंबर, तो वो होता है 4, नीचे 2 और ऊपर क्या होता है 4, तो 4 से हमने डिवाइड कर दिया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो 28.2 डिवाइडेड बाय 4 जो अप्रोक्सीमेटली 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। ठीक है बच्चों, तो ये भी एमसीक्यूज आ गया था बोर्ड के अंदर कि बाइंडिंग एनर्जी पर शाबाश बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस ऑफ हीलियम एटम जो होता है वो 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये थी स्टूडेंट आज की डिस्कशन। अगर आप मेरे चैनल पर नए आई हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ लिंक को लाजमी शेयर किया करें। मिलते हैं एक और नए चुका देने वाले लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।